नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे किशोर अब किस ओर। विधानसभा चुनाव 2022 के ठीक पहले कांग्रेस ने सख्ती दिखाते हुए पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय से सभी जिम्मेदारियां वापस ले ली हैं। बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने पर हाईकमान ने सख्ती दिखाई है। साथ ही सूत्रों की माने तो पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बोलने की वजह से भी उपाध्याय पर सख्ती की गई है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय बीजेपी का दामन थामेंगे या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किशोर राजनीति से संन्यास लेने का मन बना रहे हैं। किशोर अब किस ओर रहेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय से नाता तोड़ दिया है। अचानक किशोर उपाध्याय को सभी पदों से हटा दिया गया है। इतनी बड़ी वजह यही है कि किशोर उपाध्याय लंबे समय से पार्टी की लाइन से जुदा चल रहे थे। किशोर उपाध्याय के कांग्रेस से दूरी पर अब देवभूमि में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। 44 साल पहले कांग्रेस से जुड़े किशोर उपाध्याय का कांग्रेस के साथ सफर बेहद लंबा रहा है। साल 1978 में किशोर उपाध्याय कांग्रेस में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने साल 2000 में टिहरी विधानसभा से चुनाव लड़ा और वहां जीतकर विधायक बन गए। वहीं दूसरी बार जब उन्हें साल 2012 में टिहरी विधानसभा से चुनाव बाजी खेली तो इस बार उनके हाथ शिकस्त लगी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में किशोर उपाध्याय ने देहरादून की सहसपुर सीट से चुनाव लड़ा, यहां भी उन्हें हार मिली। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद हाईकमान ने किशोर उपाध्याय को जब प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया तो इससे उपाध्याय नाराज चल रहे थे। उनका मानना था कि हार के मद्देनजर जब दूसरे प्रदेश में अध्यक्षों को नहीं हटाया गया तो उत्तराखंड में क्यों। वहीं कई कार्यक्रम के दौरान उपाध्याय की अनदेखी की जाने लगी, जिसके बाद उपाध्याय कुछ ही कांग्रेस से किनारा करते नजर आ गए। मैं अपने आप तो आया नहीं, मुझे बुलाया गया था और केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं रविशंकर जी का मैं बड़ा आदर करता हूँ। संघर्षों से निकले हुए व्यक्ति हैं, उन्हें कम से कम ये होना चाहिए कि यहाँ की कुछ समस्याएं होंगी, डीएवी की कुछ समस्याएं होंगी, उनको सुन लेते। आप सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, यहाँ पर जो है अभी दूरदर्शन केंद्र चालू नहीं हुआ है, वो सब बातें हम रखना चाहते थे, आपने माइक पकड़ा और चल दिए। इस तरह से अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं। कांग्रेस संगठन से नाराज किशोर उपाध्याय का पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कई सालों से 36 का आंकड़ा बना हुआ है। कभी हरदा के मजबूत सिपह सालार के रूप में काम करने वाले उपाध्याय की खटपट हरदा से साल 2016 में उस वक्त शुरू हुई थी जब उनका टिकट काटा गया था। उपाध्याय को लगा था कि हरदा राज्यसभा के लिए उनकी पैरवी करेंगे, लेकिन इन वक्त पर हरदा ने प्रदीप टमटा का साथ दिया। इसके बाद किशोर उपाध्याय की नाराजगी का यह आलम रहा कि कांग्रेस सरकार रहते हुए उपाध्याय ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोनों पार्टियों ने जिस तरीके से मिलकर उत्तराखंड को लूटा है, उसको आज उत्तराखंड की जनता समझ रही है। और इन नेताओं की कोई विचारधारा नहीं है, कोई पार्टी के प्रति, विचारधारा के प्रति कोई समर्पण नहीं है। पहले भी हमने 2017 में भी हमने देखा है कि किस तरीके से एक बड़ा तबका कांग्रेस का टूटकर बीजेपी में गया और आज बीजेपी से टूटकर वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। तो ये तो जनता को समझना पड़ेगा कि इस तरह के दल बदलू जो नेता हैं और इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड को हाशिए पर ला दिया है और अपनी जो व्यक्तिगत जो उनका स्वार्थ है उसको लेकर आगे चल रहे हैं, तो जनता को इस बार नए लोगों पर अपना भरोसा जताना पड़ेगा। कभी 7000 से ज्यादा चिट्ठियां लिखने, भ्रष्टाचार की जांच की मांग के जरिए अपनी सरकार के खिलाफ सवाल उठाए। इतना ही नहीं, भाजपा की घसियारी योजना में जब कांग्रेस ने भाजपा पर कई आरोप लगाए तो तब उपाध्याय भाजपा के पक्ष में नजर आए। देखिए, चुनाव नजदीक हैं और राजनीति में आना जाना लगा रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने काडर के भरोसे और अपने विकास के दम पर चुनाव लड़ती है। आयाराम गैराम के दम पर चुनाव नहीं लड़ते। तो निश्चित तौर पर हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव में जाएंगे। कोई आता है, कोई जाता है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये तय है कि बहुत सारे कांग्रेस के विधायक और नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं, और ये हमारा नेतृत्व तय करेगा कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना। अब सवाल यह है कि राजनीति में इतना लंबा सफर तय करने वाले किशोर उपाध्याय अब किस ओर रुख करते हैं और किस पार्टी का दामन थामते हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट।
तो किशोर उपाध्याय की कांग्रेस से तो दूरी तय हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस से दूरी के बाद अब किस पार्टी का दामन थामेंगे, किसके साथ चलेंगी, किसकी विचारधारा के साथ बहेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। इसको लेकर अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की ओर रुख कर सकते हैं या फिर संन्यास की भी बातें कई लोगों, कई सूत्रों के हवाले से सुनने में आ रही हैं। देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से किशोर उपाध्याय आगे क्या कुछ रुख करते हैं और चुनाव से पहले क्या कुछ फैसला लेते हैं। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। राजीव उनियाल, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। रमेश मिल्कानी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीसी थपलियाल, वरिष्ठ यूकेडी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और कुलदीप राणा, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राजीव उनियाल जी से मेरा है। राजीव जी, जिस तरह से कांग्रेस में समय समय पर, उत्तराखंड की कांग्रेस में खास तौर पर जिस तरह की गुटबाजी की खबरें आती रहती हैं और ऐसे में किशोर उपाध्याय को भी बलि का बकरा बनाया गया है, क्या लगता है आपको कि लंबे समय से पहली बात तो उपेक्षा की जा रही थी और उसके बाद ठीक चुनाव से पहले इस तरह का जो फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं गुटबाजी को और पुख्ता तौर पर यहां पर दर्शाता है कि गुटबाजी तो पक्के तौर पर कांग्रेस में है? देखिए, कांग्रेस ने क्या फैसला लिया है यह तो कांग्रेस का इंटरनल मामला है जी। कि वह अपने इतने सीनियर कार्यकर्ता, और किशोर भाई तो वैसे भी हमारे मेरे ही जिले से हैं और पूरा जीवन उनका कांग्रेस में चला गया है, लेकिन ये कोई अचानक हुआ हो ऐसा मुझे नहीं लगता। इसकी पृष्ठभूमि काफी पहले से बन गई थी जी। और जैसा हरीश रावत का चरित्र लगातार उभर कर के आया है कि वे साथ चलने वालों को, और इसके कई उदाहरण है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो किशोर भाई भी उनमें से एक है, कब लंगड़ी मार दें। राज्यसभा की बात आपकी रिपोर्ट में आई, उसके बाद उनको जो उनका मूल स्थान है टिहरी से उखाड़कर सैदपुर में लड़ाया गया, फिर वहां भीतरघात हुआ और उनको चुनाव हरवाया गया। तो एक पृष्ठभूमि इसकी बनी हुई थी बहुत दिनों से। और किशोर भाई ने काफी पहले से, अगर आप लोग उनकी पिछली राजनीतिक सफर देखें पिछले कुछ वर्षों का, 3-4 वर्षों का, तो उन्होंने राजनीति से ज्यादा अपने आप को, जो उत्तराखंड के मूल सवाल है, जल जंगल जमीन के, वन कानून के, उनसे जोड़कर वो एक आंदोलन चला रहे थे। तो ये पृष्ठभूमि एक बनी हुई थी और इस पृष्ठभूमि जी, इसके साथ ही राजीव जी कई मौके पर भाजपा के साथ भी खड़े नजर आए हैं, तो क्या भाजपा की ओर रुख कर सकते हैं? देखिए, ये इसका मेरे लिए तो बता पाना मुश्किल है, क्योंकि आप भी जानती है ये काम किस तरह से होते हैं। बहुत शीर्ष नेतृत्व, और किशोर भाई तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो ये बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ हमारे भी शीर्ष नेतृत्व के ही हाथ में होगा। मुझे नहीं लगता प्रदेश स्तर तक भी इसमें कोई हस्तक्षेप हो रहा होगा। तो ये तो वक्त के साथ ही पता लगेगा कि किशोर भाई क्या सोचते हैं, किशोर रुख करते हैं, और हमारा पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें क्या निर्णय लेता है। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जी। क्या पता किशोर भाई, ये इसमें मैं तो ये कहना चाहूंगा, राजनीतिक दलों से ज्यादा इसमें व्यक्तियों के ऊपर और उनके चरित्र पे निर्भर करता है कि वो अपने जीवन की दिशा किस तरह से। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी आप इस मुद्दे पर कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। हमारे साथ रमेश मलकानी, कांग्रेस प्रवक्ता, भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। रमेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी रमेश जी, किशोर उपाध्याय को जिस तरह से तमाम पदों से छुट्टी दी गई है, कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, कि आपको नहीं लगता कि 44 साल का वक्त एक लंबा वक्त होता है, और ऐसे में इतने लंबे समय से जिसने कांग्रेस को अपना पूरा जीवन दिया है उसको अपने निकाल के बाहर किया है? शायद संपर्क हमारा टूट चुका है। हमारे साथ पीसी थपलियाल जी भी लगातार बने हुए हैं। पीसी थपलियाल जी, आपके पास मैं आती हूँ। सवाल मैंने पूछा तो संपर्क ही यहाँ पर टूट गया है। क्या लगता है आपको कि 44 साल जिंदगी का एक लंबा दौर होता है, 44 साल एक पार्टी में देने के बाद इस प्रकार की उपेक्षा होती है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, क्या यहाँ पर नफे नुकसान की या गुटबाजी की बात जो कांग्रेस में है वो पूरी तरह से सच नजर आ रही है? वैसे तो जो किशोर भाई हैं, इनकी राजनीति की शुरुआत मैं ये कह सकता हूँ कि राजीव गांधी के किचन से लेकर और निर्माण जब हुआ इस राज्य उत्तराखंड का, तब इनकी प्रेजेंस हमें मालूम पड़ी। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान में जब हम संघर्षरत थे, तो उस समय ये जंतर मंत्र में ये 2-3 लोग तिगड़ी होती थी इनकी,
किशोर उपाध्याय, हरीश रावत और धीरेन्द्र प्रताप ये बाहर खड़े रहते थे और हम वहां पे आंदोलनरत होते हुए यहाँ से उत्तराखंड से वहां जाकर हमारे वहां पे एक स्थान बना हुआ था और ये बाहर से देखते रहते थे, क्योंकि मेन स्ट्रीम जो आंदोलन चल रहा था उसमें हम लोग अवॉइड करते थे कांग्रेस के लोगों को। तो उस समय ये दिल्ली में ही जो इनकी राजनीति रही होगी, इवन उत्तर प्रदेश के टाइम में भी इनकी राजनीति की प्रेजेंस उत्तराखंड में नहीं नजर आई। इनकी अब जब राज्य बनने के बाद इनका वो आया, लेकिन ये जिस तरह के व्यक्तित्व हैं, जिस तरह का इनका विचार है, तो उस तरह का विचार कहीं भी मुझे भारतीय जनता पार्टी से मिलता जुलता और नजर नहीं आता। ये लेफ्ट ओरिएंटेड। जी बिल्कुल, राजीव जी ने, पीसी थपलियाल जी, राजीव जी ने जिस तरह से कहा है कि हरीश रावत पत्ता काटते हुए नजर आए समय समय पर, क्या आपको भी लगता है कि किशोर उपाध्याय का पत्ता काटते हुए नजर आए? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तिकड़ी हुआ करती थी, तो फिर इतनी उपेक्षा कि अब पार्टी से निकाला गया है? देखिए, एक बात है, हरीश रावत जी नॉर्मली ऐसे नेतृत्व वाले व्यक्तित्व हैं जो असमन सह नहीं पाते। हम लोगों में जो आज दिन तक हम चल रहे हैं, हम भले पिछड़ गए हों लेकिन हम अपने साथियों को नहीं छोड़ते। आज जो जनरल मेरे साथ उत्तराखंड आंदोलन में था, उसको आज भी मैं घर में, जनरल बहुगुणा जी, वो 84-85 साल के हो गए, उनके चरणों में नतमस्तक करके, अब हमें ना मिला हो कुछ, लेकिन जो लोग हमारे साथी रहे हैं संघर्षों में, उनको हम नहीं भुलाते। लेकिन जिस तरह से ये एक चरित्र सा बन गया है हमारे हरीश रावत जी का, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने इतने शीर्ष नेता, जब नरेंद्र तिवारी जी यहाँ पे आए थे, उस समय उनकी कुर्सी हिलाई, आपने किसी को नहीं बख्शा। इवन प्रीतम सिंह तो आपके शिष्य माने जाते थे, और प्रीतम सिंह जैसे व्यक्तित्व से भी आपने जो मुक्काबाजी शुरू करके पूरे उत्तराखंड में देख रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। हमें अच्छा नहीं लग रहा कि तुम ऐसे साथी को, जिसको हम कह सकते हैं कि तुमने अपनी राजनीति की शुरुआत के बचपन के साथी, और वो जो राजीव गांधी है उस परिवार से निकला, उनके किचन से निकला हुआ व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को अगर तुम दुत्कार रहे हो कांग्रेस से, तो तुम ठीक नहीं कर रहे हो। क्या भाजपा से नजदीकियां, यहाँ तो भाजपा कांग्रेस से नजदीकियां आपकी भी रही है हरीश रावत जी। आपने तो खुद जब यहाँ पे वो आम का वो किया था, महोत्सव मनाया था, तो आपने त्रिवेंद्र रावत जी को बुलाया था, मुख्यमंत्री थे उस समय। जी बिल्कुल, खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत को जन्मदिन की बधाइयां देने पहुंचते जी। यहाँ पे तो आज भले मैं तीसरे विकल्प का बिल्कुल ऐसा नेतृत्व हूं जो कांग्रेस भाजपा को गलियाता रहता हूं, लेकिन जो गणेश गोदियाल जी हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष, मेरे भांजा हैं, और उसके बावजूद भी हम अपनी राजनीति से डटे हुए हैं, अपने साथियों को साथ लेकर हम आगे संघर्षरत हैं। हमें सत्ता की वो लोलुपता नहीं है जो हम कभी, आप ये देखिए कि जिस तरह से एक एज होती है, सब कुछ मिल गया हमारे हरीश रावत जी। जी बिल्कुल, ठीक है पीसी थपलियाल जी। राजीव जी, अगला सवाल मेरा यहाँ पर आपसे है। जिस तरह से यहाँ पर पीसी थपलियाल जी कह रहे हैं कि मौके की राजनीति करते हुए नजर आते हैं हरीश रावत जी, उत्तराखंड कांग्रेस में किसी को नहीं छोड़ा है उन्होंने, क्या आपको भी यही बात लगती है कि पार्टी की लाइन से जुदा चलना तो ये एक बहाना है, इस तरह की बातें कहना बहाना है? त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करते हुए तो खुद हरीश रावत नजर आते हैं, तो फिर वो खुद क्यों नहीं निकले पार्टी से? उनके लिए क्यों आवाजें नहीं उठी? क्यों किशोर उपाध्याय को ही बाहर का रास्ता दिखाया गया है? नहीं, ये थपलियाल जी की बात, कुछ बातों से सहमत और एक आध बात से असहमत होते हुए मैं कहूंगा कि देखिए, व्यक्तिगत निमंत्रण, शादी ब्याह, मरना बचना या कोई आम पार्टी, ये अलग चीज है, लेकिन जो राजनीतिक रूप से देखा जाना चाहिए उसमें एक व्यक्ति के चरित्र का सवाल है जी। केवल आज किशोर उपाध्याय नहीं, इससे पहले वो आपके धामी जी, क्या नाम है उनका, जो कुमाऊं से हैं, और ये जैसे कहा कि प्रीतम सिंह, जब नारायण दत्त तिवारी जी थी तो प्रीतम सिंह जी बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हरीश रावत के साथ खड़े हुए थे। तो वो लगातार ये देखने में आ रहा है कि हरीश रावत जी केवल उन्हीं को अपने साथ लेके चल रहे जो उनके सामने नतमस्तक है। जो थोड़ा सा भी उठ के खड़ा होने की कोशिश करता है उसको लंगड़ी मार देते हैं। और ये छोटा राज्य है, सभी एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सभी को पता है किसका कैसा चरित्र है। तो वो जो निकल के आ रहा वो सीधे सीधे पूरी जनता के सामने। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कहूंगा कि कांग्रेस जो यहाँ लगातार फेल हो रही है, आप देखेंगे जो इससे पहले सरकार भी बनी थी तो कांग्रेस बीजेपी में 1 सीट का अंतर था और शायद आधा % वोट का अंतर था। तो कांग्रेस जो खड़ी नहीं हो पा रही है, उसमें हरीश रावत का बहुत बड़ा रोल है।
ठीक है, आपके पास आते हैं कुलदीप राणा जी भी। ठीक है राजीव जी, आपके पास आते हैं। कुलदीप राणा जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। कुलदीप राणा जी, अगला सवाल मेरा आपसे, जिस तरह हरीश रावत की यहाँ पर बात कहते हुए नजर आ रहे, तमाम लोगों को कहना है कि मौके की राजनीति करते हैं। किशोर उपाध्याय का जब समय पर साथ देना चाहिए था तब नहीं दिया। वो खुद अपनी ट्वीट पर कई लोगों को मगरमच्छ बताते हैं कि आपको लग रहा है कि आज वो खुद मगरमच्छ बन चुके हैं? हेलो जी, क्या मेरी आवाज आपको पहुंच पा रही है? प्रियंका, अपना सवाल दोहराएंगे जी जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से हरीश रावत ने अपने ट्वीट में मगरमच्छों की बात की थी, साफ तौर पर कहा था कि मगरमच्छ उन्हें समुद्र में रहने नहीं दे रहे हैं, क्या लगता है कि किशोर उपाध्याय के मामले में उन्होंने खुद एक मगरमच्छ की भूमिका निभाई है, समय पर साथ नहीं दिया? नहीं, मैं इस मामले में हरीश रावत से ज्यादा किशोर उपाध्याय को मैं कटघरे में देखता हूं। किशोर उपाध्याय की जो राजनीति रही है और उत्तराखंड बनने के बाद उनका जो उत्तराखंड में जो उनका राजनीतिक चेहरा जिस प्रकार का रहा है, उनका जो राजनीतिक आचरण रहा है, वो हमेशा से कटघरे में रहा है। किशोर उपाध्याय कांग्रेस के उन नेताओं में रहे हैं जिनका गांधी परिवार के साथ बहुत करीबी रिश्ता रहा है, राजीव गांधी के दौर से। और यहां तक कि उनके बारे में कहा जाता था कि किशोर उपाध्याय राजीव गांधी के, सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट के लोगों में से हैं। तो कांग्रेस से इतनी नजदीकी होने के बावजूद भी जब उत्तराखंड राज्य बना, उत्तराखंड राज्य में राज्य आंदोलन में किशोर उपाध्याय की बड़ी भूमिका रही, इससे नकारा नहीं जा सकता। किंतु राज्य निर्माण के बाद जिस तरह की उन्होंने राजनीति की है, वो एक कहीं ना कहीं आत्म केंद्रित ज्यादा रही। उनमें संगठन की राजनीति का एक अभाव देखने को मिला। वो 2002 में विधायक बने टिहरी से, वो 2007 में विधायक बने और अब 2012 में उसी सीट से वो हार गए। फिर उनको 2017 में सहसपुर से मौका मिला, वो उस सीट से भी चुनाव हार गए। इस दौरान उनको उसके बाद 2014 से 2017 तक वो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन भी रहे जी। तो उससे पहले यशपाल आर्य कांग्रेस में चेयरमैन थे। तो यशपाल आर्य को जब अवसर मिला और उन्होंने इस अवसर को भुनाते हुए न सिर्फ अपना कद बढ़ाया, उन्होंने कांग्रेस को भी मजबूत किया और कांग्रेस में वो उस समय पांच सांसद लगातार उनके उससे जीत करके आए थे और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का भी उनको रहा। ठीक है कुलदीप जी, ठीक कहना है आपका। ठीक है कुलदीप जी, एक सवाल यहाँ पर और भी है। आपके नजरिए से यदि हम मान भी लेते हैं कि जनता के सामने उस तरह की जिस तरह का काम उन्हें करना चाहिए था वो काम उन्होंने नहीं किया, लेकिन पार्टी को जरूर उन्होंने 44 साल दिए हैं। यदि किसी विधानसभा सीट से नहीं जीतते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब पार्टी से उनकी उपेक्षा करना शुरू कर दे। उन्हें दूसरे पदों पर, प्रदेश अध्यक्ष की जो बात यहां पर उठती है, कई पदों पर कई जगह राज्यों में जब प्रदेश अध्यक्ष हारने के बाद बने रहते हैं तो क्यों उनकी हार के बाद ही निकाला गया? क्या आपको नहीं लगता कि गुटबाजी काफी पहले शुरू हो चुकी थी? में मात्र एक किशोर उपाध्याय गुट नहीं है। यहाँ पहले से हरक सिंह रावत गुट रहा, यहाँ यशपाल आर्य गुट रहा, यहाँ इंदिरा हृदय का गुट रहा, यहाँ प्रीतम सिंह चौहान का गुट रहा, यहाँ अन्य कई मैदानी नेताओं का गुट रहा। और उत्तराखंड राज्य के बनने के बाद अगर देखें तो उस समय जो बड़े गुट थे उनमें एनडी तिवारी जी का एक गुट था, उसके बाद हरक सिंह रावत जी का गुट, हरीश रावत जी का गुट था और उसके साथ एक पैरेलल एक और इंदिरा हृदय जी एक गलती उनकी ये रही कि वो जी कुलदीप जी, यानी कि गलती उनकी ये रही कि वो किसी गुट में फिट नहीं हो पाए। नहीं प्रियंका, यहां देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस में गुटबाजियां शुरू से रही हैं जी, और इन गुटबाजियों के बीच से कांग्रेस ने इसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता भी है। लेकिन विगत कई पिछले समय से अगर हम देखें तो मैं किशोर उपाध्याय को जब देखता हूं, किशोर उपाध्याय को कांग्रेस में जितने अवसर मिले हैं, देखिए राजनीति में अवसर मिलना भाग्य की बात होती है और ये कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत को आगे बढ़ाने का, अपनी नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने का भी एक अवसर होता है। यशपाल आर्य को जब ये अवसर मिला तो उन्होंने उसको बखूबी निभाया। हालांकि उनका कांग्रेस से अलगाव रहा और उसके बाद वो भाजपा में आए, लेकिन लौट करके वो भाजपा में, कांग्रेस में वापस चले गए। आज उत्तराखंड में यशपाल आर्य दलित राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा है। वहीं जब किशोर उपाध्याय की हम बात करते हैं तो किशोर उपाध्याय जब प्रदेश अध्यक्ष रहे उसके दौरान भी 9 कांग्रेस के विधायक टूट करके भाजपा में चले गए थे, जो सबसे बड़ा विखंडन देखने को मिला था। उससे पहले सतपाल महाराज कांग्रेस छोड़ चुके थे। तो इस तरीके से पार्टी में जो बांध के रखने की बात होती है, पार्टी संगठन को जोड़ के रखने की बात होती है और विपक्ष में रहते हुए संगठन
की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो उस परिदृश्य में हम किशोर उपाध्याय को उतना मजबूत नहीं देखते। ठीक है हमारे साथ अभी चीजें हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं ठीक है, आपके पास लौट के आते हैं। हमारे साथ उमा सिसोदिया जी भी दोनों कटघरे में हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ उमा सिसोदिया जी भी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ चुकी हैं। उमा जी, जिस तरह से किशोर उपाध्याय को कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखाया है, गुटबाजियों को लेकर लंबे समय से कांग्रेस में हलचल उत्तराखंड में चली रही है, कोई नई बात नहीं है। जब हरीश रावत खुद ट्वीट करके इस तरह की बातें कह सकते हैं तो किशोर उपाध्याय तो उनके सामने अदनी सी चीज है। मैं आपसे यहाँ पर यह जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से तमाम लोग उनके राजनीतिक करियर को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि संन्यास का समय आ चुका है उनके लिए? इस समय अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो मैं हमेशा से बोलती हूं कि कांग्रेस को हारने के लिए किसी विपक्ष की या किसी दूसरी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस खुद ब खुद जो उनके नेतागण हैं वही एक दूसरे की इतनी टांग खींचने में लगे हुए हैं कि वो खुद ही एक दूसरे को हरा देंगे। और आज आप देखिए किशोर उपाध्याय जिन्होंने अपनी लाइफ के 40 साल के आसपास कांग्रेस में दिए हैं, उनको एक बड़े कद के वो नेता रहे हैं कांग्रेस में, और उनको मनाने की बजाय, रोकने की बजाय जिस अपमानजनक तरीके से उनको कांग्रेस से निकाला गया है और जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी हावी है, हरीश रावत जी हो, प्रीतम सिंह जी हो, अलग अलग जो तमाम गुट रहे हैं, मैं समझती हूँ कि किशोर उपाध्याय का जाना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और रही बात यह कि किशोर उपाध्याय जी के राजनीतिक संन्यास का टाइम आ गया, ये तो किशोर उपाध्याय जी खुद इस बात को अपने आप एनालिसिस करेंगे कि उनको आगे क्या करना है, किसी और पार्टी में जाना है या कांग्रेस का ही सिपाही बन के रहना है। लेकिन ये बात पूरी तरह से उत्तराखंड कांग्रेस के ऊपर लागू होती है कि उत्तराखंड कांग्रेस जो है वो एक केकड़े की तरह का व्यवहार कर रही है कि किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। दूसरा बड़ा नेता उस नेता की जो टांग खिंचाई करके उसको वहीं पर डाले रखेगा। तो ये जो हालत इस समय कांग्रेस की है, आप समझ लीजिए इस बार कांग्रेस दहाई का अंक भी छूने वाली नहीं है जी। पिछली बार मुश्किल दहाई के अंक तक कांग्रेस छू पाई थी, लेकिन डूबता हुआ जहाज कांग्रेस पूरे देश में और डूबता हुआ जहाज उत्तराखंड में कांग्रेस का हो चुका है, जिसकी तली में छेद खुद उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ ठीक है आपके पास आते हैं। हमारे साथ रमेश मलकानी कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी रमेश जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि किशोर उपाध्याय की यदि हम बात करें तो जिस तरह से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पिछली कई बार वो भाजपा का पक्ष लेते हुए नजर आए, आपको लग रहा था कि घर का बैदी लंका ढा सकता है, इसलिए निकाल बाहर करो, विभीषण को पहले ही बाहर कर दो? अभी उन्हें बाहर नहीं करा, एक आईना दिखाने का काम कांग्रेस ने करा है, क्योंकि कांग्रेस के साथ बहुत लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा है, 40 साल से ज्यादा उन्होंने दिए। आपने स्टार्टिंग में उनकी पूरी भूमिका यहाँ पे अदा कर दी है कि किस किस पदों पे रहे, इस पे ज्यादा नहीं जाते हुए। रमेश जी किसी लायक तो आपने अब छोड़ा नहीं है, वो अब वहां रहकर भी क्या कर लेंगे? 44 साल से इंतजार कर रहे थे, अभी बाहर नहीं दिखाया है, लेकिन कोई कसर छोड़ी भी नहीं है। नहीं, उन्होंने भी अपने को एक अलग नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करी। जो भी उनकी मिशन था उसको अगर वो बढ़ा रहे थे तो संगठन के साथ बढ़ते। संगठन बहुत बड़ी एक शक्ति होती है, उससे अगर आप दूसरी लाइन की ओर जाएंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी रही है। वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या आप उन्हें विभीषण मान रहे थे? नहीं, विभीषण नहीं मान रहे थे। उनको बार बार चेताया जा रहा था कि आप एक लाइन के साथ चलिए। अगर उन्हें लग रहा था कि वो सर्वे पर वो है, सभी कुछ वही है, तो वहां पर दिक्कत आ जाती है कि उन्हें लगा कि वो जो भी करेंगे वो पार्टी नेतृत्व उसको नहीं देखेगा। वो अपनी दिशा में जा रहे थे। जब भी उनका दूसरी पार्टियों से मिलना हो रहा था, जी बिल्कुल, सर्वे सर्वा तो कांग्रेस में पहले ही काफी है, एक और कैसे अपना मुंह उठा सकता है? ठीक है, सही कह रहे हैं आपका राजीव उनियाल जी। तो आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देवभूमि के दंगल में आज लगातार बात कर रहे हैं जिस तरह से किशोर उपाध्याय को सभी पदों से, सभी जिम्मेदारियों से हटाया गया है। अब देखना यह है कि किशोर उपाध्याय आगे कौन सी राह चुनते हैं। माना यह जा रहा था कि काफी लंबे समय से पार्टी से इतर उनकी अलग विचारधारा पर वो काम कर रहे थे, अलग लाइन पर काम कर रहे थे। यही वजह है कि सजा के तौर पर उन्हें सभी पदों से मुक्त किया गया है, बर्खास्त किया गया है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला, गैरों की
छवि पर खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। पैदल ही जाना पड़ता है, यहाँ से इतनी रोड खराब है, यहाँ पे वैसे भी कोई वाहन को अच्छे से चल नहीं पाता है। ये देखिए, ये बिटिया भी कहीं, बिटिया कोचिंग जा रही हो क्या? तो ऐसे रोज जाती हो? क्या करें, मजबूरी है। इसके लिए तो सही में साधुवाद होना चाहिए कि जिस तरह से बच्चे यहाँ के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेयर, जहाँ पे मेयर आती सभासद के पास, सभासद जहाँ काम किया होगा वहीं लेके जाएगा ना। क्लियर रहते नहीं, यहाँ पे घर छोड़ के बेचने के लिए लिख गए हैं कि बिकाऊ है ये मकान। निकलती कहाँ से? कहाँ ये भैया यही बचाई थी, कहाँ गिर जाते लड़के। कई लोग 10 साल से रह रहे हो, कोई लोग 15 साल से रह रहे हो। इस घर का रास्ता बता दो भाई हमें। तो कोई नाव रखी होगी ना? खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है देवभूमि के दंगल में। आज हम बात कर रहे हैं किशोर अब किस ओर, लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं। राजीव उनियाल जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, रमेश मलकानी कांग्रेस प्रवक्ता, उमा सिसोदिया प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, पीसी थपलियाल वरिष्ठ यूकेडी नेता और साथ ही साथ कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। जिस तरह से यहाँ पर रमेश जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपना सिर उठाने की वो कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे, पार्टी में जो लोग हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनसे इतर सोचने का काम कर रहे थे, अलग लाइन पर काम करते हुए नजर आ रहे थे। क्या आपको लगता है कि तमाम लोग कांग्रेस में समय समय पर अपना सर उठाने की कोशिश करते हैं और एक और सर ना उठे, इसके चलते उसे पहले कुचल दिया गया? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि बरगद के नीचे बरगद ही पनपता है जी ना। और कांग्रेस में बरगद एक ही है यहाँ उत्तराखंड कांग्रेस में, वह हरीश रावत जी। उसके अलावा जिसने भी कोशिश की है, वो चाहे कुमाऊं से हो, चाहे अपने प्रीतम सिंह जी हो, आप इंदिरा हृदय तक का उदाहरण है जिनके से पर लगातार टकराव चलता था जी। तिवाड़ी जी जब मुख्यमंत्री बने थे उत्तराखंड के, तब हरीश रावत जी और उनके बीच में कितना चलता था। तो एक इनके यहाँ परंपरा ही है। और अब अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे यहाँ देखेंगे तो मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में केवल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की और पीछे तीनों चारों मुख्यमंत्री बदलने का काम करते हैं आप, तो मुख्यमंत्री बदलने आप तो टाइम पे। कृपया बीच में ना बोलिए। त्रिवेंद्र जी, तीरथ जी, निशंक जी सब उनके नेतृत्व में थे। तो एक कल्चर भी है, कांग्रेस का कल्चर शुरू से ही कुछ इस तरह का है, तो उसमें ज्यादा वो नहीं है। आप केवल मेरे कांग्रेस के मित्र किशोर उपाध्याय जी को दोष दे रहे हैं, लेकिन बाकियों से भी टकराव लगातार चल ही रहा है ना। कल को उनकी भी नौबत आएगी जी। बिल्कुल है कि जब वन मैन शो होता है तो ऐसा ही होता है। ठीक है, वैसे ठीक है, वो वन मैन शो भी तो ठीक से नहीं है। पीसी थपलियाल जी, जिस तरह से राजीव जी का कहना है कि कांग्रेस में हरीश रावत एक बरगद की तरह हैं, लेकिन बरगद तक की जड़ें हिलाने की कोशिश होती रहती है उत्तराखंड में, तो क्या लगता है आपको कि जब बरगद तक की जड़ें हिलाने की कोशिश होती है तो बाकी किसी की कोई जगह है वहां पर? देखिए, किशोर उपाध्याय जी ऐसा पौधा नहीं है कि जिनकी जड़ें न हो। वो उस जगह से आते हैं, टिहरी, जो एक समय में लाल घाटी कहलाती, और वो जो लाल घाटी का जो फ्लेवर है उनके रग रग में समाया हुआ है। इसीलिए उन्होंने जो वन का जो छेड़ा था आंदोलन कि हमारा जो
वन है, उस पर अधिकार मिले हमें, तो वो ऐसे जगह से हैं कि वो एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं कि इन वर्गों की जड़ें हिला सकते हैं। वो व्यक्ति हैं, ये ऐसे नहीं है कि साहब वो किसी मतलब जैसे आजकल चलता ही है कि फलाने व्यक्ति का वो शिष्य रहा तब राजनीति करता रहा हो। वो व्यक्ति अपने आप में श्रीदेव सुमन की धरती का व्यक्ति है, इंद्रमणि बडोली जी के वहां तो ऐसे पुरुष पैदा हुए हैं टिहरी में कि जिन्होंने वहां जलजला दिखाया है अपनी राजनीति का। और वो चीज ये व्यक्ति अगर शुरू कर दिए तो मेरे को निश्चित है कि टिहरी जिले में कांग्रेस की जड़ें हिल जाएंगी, क्योंकि हाल में ही प्रतापनगर से कांग्रेस ने अपना राजेश्वर पैनुली खोया, अब टिहरी से वो अपने आप किशोर उपाध्याय को खोने जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी भूल, ये चूक अगर कांग्रेस कर रही है, इतने बड़े रिस्क अगर ले रही है, तो वो भविष्य के हित में नहीं है। जो राजनीति आज उत्तराखंड की मांग रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की धरती से किस तरह से हटाया जाए, इसके कुशासन को, वो दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि हम लोग तमाम लोग जिस तरह से ये जो किशोर उपाध्याय का जो केस हुआ, इसमें हम दुखी हैं, क्योंकि किशोर उपाध्याय लगातार वन अधिकार हमारा सबसे टिहरी झील आज टिहरी में है। अगर उन्होंने टिहरी झील के अधिकार की लड़ाई शुरू कर दी तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में एक नया आंदोलन का जनक किशोर उपाध्याय बन सकते हैं। और अगर ठीक है उनके संघर्षों के साथ ठीक है। कुलदीप राणा जी, जिस तरह से पीसी थपलियाल का कहना है कि कोई छोटा मोटा पौधा नहीं है किशोर उपाध्याय जी, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, यदि अपने पर आ गए और काम करना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं जड़ें हिला सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है या उन्होंने हार मान ली है? कुलदीप जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, फोन के अनम्यूट बटन को एक बार चेक करें। जी हेलो जी, अपनी बात रखिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, अपनी बात रख सकते हैं आप। हाँ नहीं, देखिए प्रियंका, मैं पीसी थपलियाल जी की बात से पूर्णतः तो सहमत नहीं हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि किशोर उपाध्याय ने टिहरी क्षेत्र में जो वन आंदोलन की बात छेड़ी थी और उसको लेकर के वो काफी आगे तक उसको लेकर के गए थे, वनों के हितों को लेकर के, वनवासियों के हितों को लेकर के। लेकिन जहां तक उत्तराखंड की राजनीति की हम बात करें, वो एक राष्ट्रीय दल के नेता रहे हैं। और देखिए यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी प्रियंका जी, कि आप राजनीति में संगठन की विचारधारा से इतर नहीं चल सकते जी, आपको संगठन के साथ चलना होगा। और अगर ये बात निकल के आ रही है कि उन्होंने 44 साल से कांग्रेस को दिए हैं, तो कांग्रेस ने भी उनको 44 सालों का फल दिया। वो 2 बार विधायक रहे, उनको 2 बार, उसके बाद 2 बार विधायक रहे, उसके बाद दोनों बार उनको टिकट मिला है जी। हारने के बाद भी 2 बार उनको टिकट मिला। टिहरी लोकसभा से उन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी, ठीक है ना। और हारने के बाद उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज है, मैं एक छोटी सी घटना की तरफ आपका ध्यान मैं खींचना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो भाजपा में थे, लेकिन भाजपा के मातृ संगठन संघ से इतर उनकी एक अपनी हिंदू वाहिनी अलग से चलती थी, उनका अपना होता, लेकिन वैचारिक रूप से वो संघ से जुड़े हुए थे, संघ के विचारों का समर्थन करते थे और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर संघ उनका समर्थन करता था। और यही कारण है कि भाजपा में रहते हुए आगे चल करके वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके विचार एक थे, उद्देश्य एक था, ठीक है ना, रास्ते अलग थे। लेकिन यहाँ किशोर उपाध्याय के साथ जो सबसे बड़ी समस्या आई, मैं समझता हूं कि राजनीति में इतने बड़े अवसर मिलना, इतने ज्यादा अवसर मिलना, ये एक तरीके से राजनीतिक सौभाग्य की बात है जो उनको उत्तराखंड में मिला, क्योंकि वो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के बड़े करीबी रहे हैं, है ना। और उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको मिलना। मैं यहां पर एक गौर करने वाली बात यह भी है कि देखिए, हरीश रावत दोनों विधानसभा चुनाव हारे, वो लोकसभा चुनाव भी हारे और उत्तराखंड में कांग्रेस 11 पर सिमट गई। सबको लगा कि अब हरीश रावत का दौर खत्म हो गया जी। लेकिन पिछले 5 वर्षों में हरीश रावत ने जिस तरीके से जनता को साथ संवाद स्थापित किया, जनता के साथ जुड़े, लगातार जनता के जन मुद्दों को लेकर के बातचीत करते रहे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लेकर के
तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बात रखी और उन्होंने अपना जनाधार तैयार किया, अपना जनाधार खोया हुआ जनाधार जी जी कुलदीप जी ठीक कह रहे हैं आपका। जनता के बीच में जरूर वो सक्रिय रहे, लेकिन पार्टी में समय समय पर उनको लेकर जिस तरह से बातें आती रहती है, जिस तरह से उनकी नाराजगी कभी आला कमान को लेकर, कभी कांग्रेस उत्तराखंड को लेकर आती रहती है, तो जब यहां पर हरीश रावत जी का उदाहरण भी देखा जा सकता है कि हारने के बाद, इतने कद्दावर नेता होने के बाद भी जब वो इनसिक्योर महसूस कर सकते हैं कांग्रेस में, तो तमाम अन्य नेताओं की क्या स्थिति होती होगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रियंका जी, कांग्रेस के मित्र ने विचारधारा की बात की है। हेलो, ठीक है, अगला सवाल उमा सिसोदिया जी। हेलो उमा सिसोदिया जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से कुलदीप राणा जी का कहना है कि 44 साल यदि किशोर उपाध्याय ने कांग्रेस को दिए हैं तो कांग्रेस ने भी किशोर उपाध्याय को दिए हैं, और यदि ऐसी स्थिति में इतना लंबे समय उनके प्रदर्शन को देखते हुए, जनता के साथ उनकी सक्रियता को देखते हुए पदों से हटाया गया है, तो ये उनकी खुद की खामी है। क्या आप ऐसा मानती हैं? क्या पार्टी को किसी भी कार्यकर्ता के साथ ऐसा करना चाहिए? देखिए, मैं कुलदीप राणा जी की बात से कुछ हद तक मैं सहमत हूँ, लेकिन जिस तरीके से इस समय हरीश रावत जी ने पूरी कांग्रेस को एक तरीके से मैं कहती हूँ कैप्चर किया हुआ है, और जिस तरीके से उनकी मोनोपोली चल रही है, वो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस के हित में नहीं है। हमने 2017 में भी हरीश रावत जी की वो गलतियां देखी है कि जिन्होंने उन्होंने अपनी लॉबी के लोगों को टिकट दिलवाने के लिए ऐसे लोगों को टिकट दिलवा दी जो कहीं भी ठहरते नहीं थे, और कांग्रेस 11 पे सिमट गई। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो हरीश रावत जी को थोड़ा सा कंट्रोल करने की बजाय उनकी बातों में इतना ज्यादा क्यों घूम जाता है कि जो वो कहते हैं लगभग उसी तरह का होने लग जाता है। किशोर उपाध्याय जी का जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। 40 साल पुराने कार्यकर्ताओं को जिस अपमानजनक तरीके के साथ कांग्रेस ने हटाया है, वो कांग्रेस मैंने फिर डूबता हुआ जहाज है, और उसकी तली में छेद कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं। ठीक है रमेश जी, उमा जी का जिस तरह से कहना है कि हरीश रावत ने पूरी तरह से कांग्रेस को कैप्चर किया है। ठीक है रमेश जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। रमेश जी सुनिए, पहले अगला सवाल मेरा आपसे है। जब हरीश रावत जी ट्वीट करते हैं तो उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक हलचल मच जाती है, आला कमान से बुलावा आते हैं, जाने कितने नेता मिलने पहुंचते हैं, हरीश रावत मिलने पहुंचते हैं, मान मनोवल की पूरा घटनाक्रम लंबे समय तक चलता है। किशोर उपाध्याय को तमाम पदों से बाहर किया जाता है, और कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम लोग में से ही कोई बोलता नजर नहीं आता उनके साथ। नहीं, देखिए, हरीश रावत जी ने ट्वीट कर रहा है तो किशोर उपाध्याय जी का भी अधिकार है, वो ट्वीट करते हैं, आला कमान तक अपनी बात रखते हैं। उनको ये तो उनकी शराफत है ना कि उन्होंने ट्वीट कर अपनी पार्टी का नाम बदनाम नहीं किया। आप चाहते हैं कि वो भी छीछा लेकर करें ट्वीट के माध्यम से? ट्वीट नहीं करते, वो सीधे हाईकमान से बात करते हैं। हाईकमान एक ऐसा संगठन है कांग्रेस जहां सबकी सुनी जाती है, सबकी बात होती है। रमेश जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आप ट्वीट के माध्यम से नाराजगी नहीं लाएंगे, जब तक सोशल मीडिया पर, जब तक जनता के सामने पूरी बातें खोलकर नहीं रखेंगे, तब तक आला कमान नहीं सुनेगी कांग्रेस में? ट्वीट ही एक माध्यम नहीं है, वो सीधे अपनी बात भी रख सकते थे। किशोर जी से पूछा जाए कि उन्होंने कितनी बार हाईकमान से मिलने की बात करी। ये तो आप बताएं, कांग्रेस में आप हैं, आप बताएं किशोर जी ने कितनी बार बात रखी और कितनी बार कांग्रेस में बात सुनी गई उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक? यहाँ पे कांग्रेस ने प्रभारी नियुक्त करे देवेंद्र यादव जी, आपने कितनी बार उनसे अपनी बात रखी? आप मिले, नहीं मिले, सुनी नहीं गई, वो बात उन्होंने भी बतानी चाहिए थी, क्योंकि यादव जी बहुत सख्त अनुशासित आदमी हैं। उन्होंने देखा कि इनकी गतिविधियां गलत चल रही हैं, तो उन्होंने उनको जितने भी पद थे उससे निष्कासित करा है। अभी पार्टी से वो उनका अधिकार है, वो अपनी बातों को रखेंगे। यादव जी के खिलाफ ठीक है, गतिविधियां गलत की आप बात कर रहे हैं, एक गतिविधि का आप उदाहरण दें, क्या गलत? एक घसियारी योजना में थोड़ा पक्ष उन्होंने लिया, तो इस तरह से कई नेता कहते रहते हैं। उसके अलावा किन गतिविधियों की आप बात कर रहे हैं, खुलकर रखेंगे आप? आप दूसरी पार्टी से मिल रहे हैं, उनके लोगों से मिल रहे हैं, संगठन से, आपका समय होना चाहिए किस समय मिल रहे हैं। संगठन के लोगों से मिल रहे हैं, आप अगर अपने जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए लोगों से मिल रहे हैं, तो आपका समय सही होना चाहिए। आप किस समय पर मिल रहे हैं? आप रात के समय जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जब उनकी गतिविधियां गलत दिखी तभी संगठन ने। रमेश जी, रात के समय जा रहे हैं, दिन के समय जा रहे हैं, इससे क्या? ऐसे में तो हरीश रावत जी भी पहुंचे थे, तो उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं किए गए? नहीं पहुंचे थे, वो पूरी एक टीम के साथ पहुंचे हुए थे। ये जो टीम के साथ तो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बातें रखते हैं। ठीक है, बड़े नेता हैं, 2-4 लोगों के साथ पहुंच भी गए, कोई अकेले पहुंच गया तो आप उस पर सीधा सवाल खड़ा कर देंगे? किशोर जी भी छोटे नेता नहीं है, किशोर जी भी बड़े नेता हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं जो गलतियां करी हैं तो उसको उन्होंने पार्टी लाइन पर रखनी चाहिए अपनी बातों को। अभी यादव जी को समझाएं कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया।
जब ठीक उनके है, पास कहीं ठीक है, ना ठीक कहीं है कोई चीज़ राजीव निकल मुनियाल गई जी, है या- ठीक है, आपका कहना है कि वो अकेले गए, रात के समय गए, ये गलत किया, दिन में जाना चाहिए था, 10-15 और समर्थक लेकर जाना चाहिए था, तो आप शायद इस तरह का एक्शन न लेते, ये कहना है आपका? बात करते उस समय से जो उनकी गतिविधियां थी उनको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। जी रमेश जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ, किस गतिविधि की आप बात कर रहे हैं? वो गतिविधि जनता के सामने रखें भी तो आप, कि इन्होंने ये गलत किया इसलिए हमने पार्टी से बाहर निकाला? नहीं, आप पार्टी से आप मिल रहे हैं, आप रमेश जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, सीधी गतिविधि की बात करें ना, कि किसी एक मुद्दे पर भाजपा का समर्थन कर दिया, आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया, किसी एक नेता के साथ बैठकर सीटों पर चर्चा कर ली, आगे 2022 के चुनाव में दल बदल की चर्चा कर ली, कुछ तो बताएं। पार्टी लाइन में वो चीजें अभी आउट नहीं कर रहे हैं। देवन यादव जी के पास पूरे इनके साक्ष्य पड़े हुए हैं, जिसको अभी इन्हें ठीक है, आप मेरे सवाल का भी जवाब नहीं देंगे। राजीव जी आपसे अगला सवाल मेरा है, जिस तरह से रमेश जी का कहना है कि रात में यदि आप किसी से मिलने पहुंच जाते हैं, अकेले मिलने पहुंच जाते हैं, तो कांग्रेस में सख्ती है और इसके खिलाफ कदम उठा लिया जाता है, क्या आपको लगता है कि वाकई यही बात है? देखिए, कुछ चीजें कांग्रेस की इंटरनल है, मैं उन पे बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं आपको ऑन अ सीरियस नोट एक बात कहना चाहूंगा। तो कांग्रेस के मेरे मित्र ने अभी कहा कि योगी जी का अपना एक संगठन था और उनको लाया गया, ठीक है, तो ये यही फर्क है कि भाजपा अपनी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को वापस लाती है। अभी लेटेस्ट, अच्छा छोटा राज्य है, यहाँ हर एक की एक इमेज है। एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए। किशोर भाई कांग्रेस से इतर एक उत्तराखंडियत वाली है, और आजकल हरीश रावत जी रोज दिन रात सुबह शाम उत्तराखंडियत का नारा दे रहे हैं, और जो उनकी पार्टी में उत्तराखंडियत का चेहरा है किशोर उपाध्याय, उनके साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। दूसरी ओर हमारी पार्टी है, आंदोलन से जुड़े हुए रविंद्र जुगराण को वापस लाती है, तो ये पार्टियों की फंक्शनिंग का पता चलता है। ठीक है, पीसी थपलियाल जी, राजीव जी का जो कहना है कि उत्तराखंडियत की बात करते हैं लेकिन किशोर उपाध्याय को बाहर कर देते हैं, क्या आपको लगता है कि ये ठीक कहना है? देखिए, जो कुछ भी हरीश रावत जी कर रहे हैं, और उसको हम ये बोले कि वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं को की प्रतिपूर्ति करते हुए राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने अपने सारथी जो है, उनके जो रंजीत रावत थे, उनको धक्का दिया, धामी को धक्का दिया, और इस बेचारे गरीब ब्राह्मण, पहाड़ी ब्राह्मण को, जो ये हमारे किशोर उपाध्याय हैं, इसको तो इन्होंने पीठ पे छुरा तब भोंका था जब ये राज्यसभा में, बहुत उस समय एकदम ऐसा था कि किशोर उपाध्याय जी राज्यसभा में जा सकते हैं, इन्होंने राज्यसभा में इनको न भेजकर वो जो मेहरा जी को भेज दिया। उस समय से इनकी जो तलवारें जो खिंची, जो मनमुटाव हुआ, वहां से शुरुआत हुआ था वो मनमुटाव, और वो मनमुटाव आगे भी बढ़ा, क्योंकि जब राजनीति लड़खड़ाई, क्योंकि टिहरी की राजनीति में जब भारतीय जनता पार्टी ने जोर पकड़ा और वहां जो इंडिपेंडेंट नेता उभर के आया धनई, तो इनकी जो जमीन थी, उस जमीन में जो वो गया, तो देखिए ये इतने स्ट्रांग व्यक्तित्व है, इन्होंने वहां पे अपनी टिहरी विधानसभा में बोला कि मैं परशुराम बन के भी यहाँ राजनीति कर सकता हूँ। ये बड़ी बात है, ये कहना जो, और जिस तरह से जितने वामपंथी लोग आज उनके साथ हैं, क्योंकि कहीं ये जो बुझे हुए चिंगारियां हैं, उनको अगर अंगारे बना दिए इस सपूत ने, इस गरीब ब्राह्मण ने, तो निश्चय रूप से उत्तराखंड की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। और हम निश्चित रूप से जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, हमेशा वन आंदोलन में इसका साथ, इनके कदम पे कदम मिलाकर। ठीक है, उमा सिसोदिया जी, ठीक है, उमा सिसोदिया जी, आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव की तिथि बेहद नजदीक है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस तरह के क्रियाकलाप करके कांग्रेस खुद अपने लिए गड्ढा खोद रही है? निश्चित रूप से बिल्कुल। मैंने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, और मैं उनियाल जी की बात से सहमत हूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पार्टी से जो लोग निकल चुके हैं वो भी वापस आ जाए, दूसरी पार्टी से भी हम लोग अपने कुमार विश्वास को वापस ला रहे हैं, कुमार विश्वास को वापस ला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ परेशानी ये है कि कांग्रेस अपने ही लोगों को नहीं रोक पा रही, और किशोर उपाध्याय जी का आपने कब रोके थे? कुमार विश्वास आपके आगे थे, कुमार विश्वास को वापस ले आए। ये क्या बोल रहे हैं राजीव जी? मुझे आवाज नहीं आ रही। जवाब का टर्न आया जी। रमेश जी जानना चाह रहे लेकिन कुमार विश्वास किसी और पार्टी में भी तो नहीं जा रहे।
कुमार विश्वास तो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहे हैं, किसी और पार्टी में भी तो नहीं जा रहे। किशोर जी भी कहीं नहीं जा रहे अभी, किशोर जी भी कहीं नहीं जा रहे हैं अभी रुके हुए हैं किशोर जी भी। कभी आप कहते हैं कि उन्होंने लाइन से हटकर काम किया है, कभी आप कहते हैं कि रुके हुए। एक बात निश्चय करके बताइए। हमें कोई दूसरी पार्टी किशोर जी को अपनी पार्टी में लेने के लिए उत्साहित नहीं है, लालायित नहीं है, कम से कम आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल नहीं है। आप अपने किशोर को अपने ही सजा के रखे। हम लोग ऑलरेडी कांग्रेस ज्यादा। जी बिल्कुल, उमा जी राजीव जी को यहाँ पर समय दे देते। जी राजीव जी क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं उमा जी से, मेरे कांग्रेस के मित्र से, ठपलियाल जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड है ये आंदोलन से निकला हुआ राज्य है जी। और चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अभी आम आदमी पार्टी में भी आएंगे और सभी पार्टियों में उत्तराखंड से निकले हुए लोग हैं। उस समय दो धाराएं बह रही थी, एक जो हम लोग सब लगे हुए थे उत्तराखंड राज्य को बनाने में, एक हरीश रावत और एनडी तिवारी जैसी धारा थी जो राज्य का विरोध करते थे। तो आज जो ये किशोर उपाध्याय को निकाला जाना आज एक बार फिर साबित हुआ है कि हरीश रावत पहले भी राज्य विरोधी थे, आज भी राज्य विरोधी है। जो इस तरह की ताकतों को जो उत्तराखंड के जल जंगल जमीन से जुड़ी हुई हैं उनको अपने साथ देखना नहीं चाहते। और मुझे चूंकि अगले उसमें मैंने पहले ही आपसे आग्रह किया था, मेरी वर्चुअल है, तो मुझे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी अगला सवाल मेरा आपसे है यहाँ पर, जिस तरह से आप कहते हुए नजर आ रहे हैं, आम आदमी को पार्टी को आप कह रहे हैं कि कुमार विश्वास को वापस नहीं ले पा रहे, किशोर उपाध्याय के मसले पर आप भी तो साफ तौर पर बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। एक तरफ से आपने सारे पदों से उनकी छुट्टी कर दी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो अभी भी कांग्रेस के साथ है। पदों से छुट्टी करना और पार्टी में रहना अलग अलग है। पदों से उनसे निष्कासित करा है लेकिन पार्टी से निष्कासित नहीं करा गया है किशोर जी। लेकिन उन्होंने साफ नाराजगी जाहिर की है, उनका साफ कहना है कि उनके साथ गलत हुआ है। नहीं, गलत हुआ है उसको उनका अधिकार है, वो हमारे प्रभारी जी से मिल करके अपनी बातों को रखेंगे, कहाँ वो गलत थे, कहाँ उन्होंने गलती करी और उसका पार्टी को कितना नुकसान हो रहा था। मेन चीज है आज पार्टी, कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। अगर हम ऐसी छोटी हरकतें करेंगे जिससे मैसेज मीडिया को पकड़ने में मिलेगा और वो बयानबाजी करेंगे कि इनके लोग विभीषण, जैसे अभी आपने पहले कहा कि क्या विभीषण का रूप अदा कर रहे थे, अगर ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाया जाएगा तो हर कोई पार्टी लाइन से बाहर जाएगा। क्योंकि 2016 में आपने भी देखा कि बहुत बड़ा एक कुनबा कांग्रेस का टूट के दूसरी जगह गया, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसी पार्टी बैठी हुई जो चाहती है कि कांग्रेस में विघटन हो, उसका फायदा वो उठाए। ठीक है, तो आपका कहना है कि अनुशासन डिसिप्लिन के तौर पर आपने ये कार्रवाई की है और यदि कोई भी नेता ऐसा करेगा तो उस पर कार्रवाई कांग्रेस के द्वारा की जाएगी। जी रमेश जी, उस पर बिल्कुल बिल्कुल जी कुलदीप राणा जी, जिस तरह से यहाँ पर रमेश जी का कहना है कि डिसिप्लिन के तौर पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है, क्या आपको वाकई लगता है कि डिसिप्लिन के तौर पर ही कार्रवाई है या तमाम और जो गणित लगाए जा रहे हैं उस बात में कहीं कोई सच्चाई नजर आती है आपको? देखिए प्रियंका, मैं इस पूरे मसले पे मैंने अभी पहले जो बातें कही हैं जिसमें किशोर उपाध्याय की कमियों पर मैंने सवाल उठाए थे, लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी जरूर कटघरे में है कि सत्ता के लिए जहां इन कांग्रेस के लोगों ने पार्टी की लाइन से हट करके पार्टी छोड़ दी, पार्टी तोड़ दी, और यशपाल आर्य उनमें से एक रहे जिन्होंने पार्टी तोड़ करके वो भाजपा में गए, है ना, हरीश रावत के विरोध में। लेकिन तमाम अंतर विरोधों के बावजूद भी किशोर उपाध्याय ने कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा जी। उनके साथ 2017 के टिकट बंटवारे में उनके साथ भेदभाव हुआ, उनकी मूल सीट टेहरी से हटा करके उनको सहसपुर भेज दिया गया जहां उनका कोई जनाधार नहीं था, जहां उनकी कोई पकड़ नहीं थी, और वो भी चुनाव के अंतिम समय में उनका टिकट उनको आवंटित किया गया जी। इस तरह से कई उनके साथ राजनीतिक गुटबाजियां जरूर हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं और अभी भी देखिए राजनीतिक हित के लिए, अपने हित के लिए, सत्ता के हित के लिए कांग्रेस ने यशपाल आर्य को वापस ले आई क्योंकि वो एक दलित राजनीति का बड़ा चेहरा है जी। लेकिन वहीं किशोर उपाध्याय जो तमाम अंतर विरोधों के बाद, तमाम पार्टी में मतभेदों के बाद, मनभेद के बावजूद भी पार्टी संगठन से अलग नहीं हुए, पार्टी के साथ खड़े रहे, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना कहीं ना कहीं ये निराशाजनक है। और इसका कांग्रेस चुनाव में इस विषय को लेकर के कांग्रेस का एक नकारात्मक चेहरा जनता के सामने जा रहा है जिसका नुकसान उनको हो सकता है। जी रमेश जी,
रमेश जी इस बात पर जवाब दीजिए आप। यशपाल आर्य जी, यशपाल आर्य कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाते हैं, लंबे समय तक बड़े पदों पर रहते हैं और उसके बाद जब आते हैं तो आप बाहें फैलाकर उनका स्वागत करते हुए नजर आते हैं। क्या आप उनको लाइन से अलग नहीं पाते हैं? जब आपको छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए थे, लंबे समय पद का मजा भी ले लिया, मलाई भी खा ली और उसके बाद अब चुनाव के समय मन बदला है उनका, जब उधर दाल नहीं गली। अगर यशपाल जी लास्ट नहीं दाल गली नहीं, आप देखिए लास्ट मोमेंट में आते तो इन पर सवाल खड़े होते। उन्होंने करीबन 3-4 महीने पहले अपने को पद से पूरे जो उनके मंत्री पद था, विधायकी थी, वो छोड़ के आए। वो कहीं ना कहीं इस विचारधारा से, विकास की विचारधारा से जुड़े हुए थे। उनको लगा कि वहां पर काम करने का तरीका ठीक नहीं है, वो कांग्रेस के साथ ही सहज महसूस करेंगे, तो उसके बाद उनको कांग्रेस में लिया गया है। अगर आज जब आचार संहिता लगी उसके बाद वो पार्टी में आते तो बहुत से सवाल खड़े होते। हम तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उस समय में अपनी पूरी मलाई, जो आप कह रहे हैं ना, मलाई छोड़ के वो कांग्रेस के साथ आए हैं विषम परिस्थितियों में। अब क्या मलाई छोड़ के, अब क्या मलाई छोड़ के कितना समय बचा है, कितना समय बचा है? उन्हें लगा कि वहां आगे बात नहीं बनेगी। मंत्री थे लास्ट तो 2017 में तो सरकार छोड़ करके कांग्रेस की सरकार छोड़ करके भाजपा में गए थे। लास्ट में गए थे, जब लास्ट समय गए हुए थे। अभी देखिए जब आचार संहिता लगती है, मुख्यमंत्री कुल मिलाकर रमेश जी, यहाँ पर सवाल ये है कि हरीश रावत जी की या तमाम पार्टी में जो गुटबाजियां हैं उनको वो चेहरा भाना चाहिए। फिर वो चाहे आपकी पार्टी 10 बार छोड़ कर जाए तब भी आप बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे, और यदि किसी की आंखों में जचता नहीं है तो भले ही वो 44 साल तक आपके साथ रहे, आप उसे कभी भी दूध में मक्खी की तरह से निकाल के बाहर करेंगे। दूध में मक्खी की तरह नहीं करा है। उनकी बातें पार्टी लाइन पर रखी जाएंगी, वो अपनी बातें रखेंगे कि उनको जो कुछ दिखा है उसके बाद ही यह निर्णय लिया गया है। अभी भी कोई पार्टी नहीं चाहती उसका कार्यकर्ता उनसे टूटे। जब वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है आदमी, तो उसके बाद उसके साथ कार्रवाई करी जाती है। ठीक है पीसी थपलिया जी, रमेश जी बार बार इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियां कुछ गलत देखा गया है, लेकिन उस बात का मैं बार बार जिक्र करना चाह रही हूँ, पूछना चाह रही हूँ कि क्या गलत किया है, उसका जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या आपको लगता है कि अपने इतने लंबे कार्यकाल में उन्होंने कुछ गलत किया है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वन क्षेत्र लेकर लगातार सक्रिय रहे, क्या आप उनकी निष्ठा पर जरा भी दाग पाते हैं? लोकतंत्र में पूरा अधिकार है। देखिए हम लोग भी अब उमा सिसोदिया यहाँ पे हैं, इन्हीं के माध्यम से हम केजरीवाल जी से मिले और तमाम हमारे नेता भी मिले, संवाद कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम संवाद न करें, एक ही देश के तो नेता हैं हम लोग, कि हम इस राज्य का विकास चाहते हैं। अगर वन आंदोलन इस व्यक्ति ने छेड़ा तो क्या अपराध कर दिया, लेकिन मेरे को लगता है कि जो राहुल गांधी हैं उनको कमजोर करने की एक साजिश है ये पुराने नेताओं की। ये बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो चुका है गरीब ब्राह्मण। निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि जो जिस तरह से, क्योंकि इन्होंने जो इंदिरा हृदय में एक ब्राह्मण चेहरा था उसके भी पीछे पड़े हरीश रावत, हमारे एनडी तिवारी जी एक ब्राह्मण चेहरा थे उसके पीछे पड़े हरीश रावत, ये विजय बहुगुणा एक ब्राह्मण चेहरा था उसके पीछे पड़े हरीश रावत, और इस ब्राह्मण को भी इन्होंने अपने आगे से हटा दिया है। तो कर भाई राजनीति, बोल मांगूंगा देख वालों को मैं ये दूंगा, प्रत्याशियों को यह राजनीति अगर तुमने पहाड़ की करनी है इस राज्य में दोबारा आके, तो नहीं चाहिए हमें ऐसा। हमें चाहिए इस राज्य में अपने अधिकार चाहिए, हमारे जो वनों के अधिकार है, हमारे जल जमीन और जंगल के अधिकारों की लड़ाई को अगर हमारा किशोर आगे बढ़ाता है तो पूरा उत्तराखंड इनके साथ रहेगा। और ऐसी राजनीति करने वालों को जो छोटे करके हमें डिवाइड कर रहे हैं उनको हम नेस्तनाबूद करने के लिए फिर से एकजुट होंगे। जी बिल्कुल, और इसी के साथ हमें इशारा मिल चुका है। आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। पीसी थपलिया जी बहुत शुक्रिया आपका, उमा जी बहुत शुक्रिया आपका, रमेश जी बहुत शुक्रिया, कुलदीप राणा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ राजीव उनियाल जुड़ा थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवभूमि के दंगल में आज हम चर्चा कर रहे थे किशोर उपाध्याय को जिस तरह से कांग्रेस के सभी पदों से छुट्टी दी गई है, बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हालांकि पार्टी को लेकर प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि अभी पार्टी से उन्हें बाहर नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से 44 साल के लंबे कार्यकाल के बाद इस तरह की उपेक्षा उन्हें झेलनी पड़ी है, नाराजगी उन्होंने साफ जाहिर की है। देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में किशोर आखिर किस ओर जाते हैं, यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए की न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।